we know that conductivity is the conductance of a solution having electrolyte in it and whose volume is 1 centimeter cube। मतलब 1 centimeter cube वॉल्यूम वाले इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के कंडक्टेंस को ही हम कंडक्टिविटी कहते हैं। There are so many factors which affect this conductivity. So good morning students, welcome you again in chemistry class, and today we are going to study about the factors affecting conductance and conductivity. Let us start with the first factor. सबसे पहले हम first factor की बात करते हैं, that is nature of electrolyte. Actually we know that electrolytes are of two types, strong electrolyte and weak electrolyte. Strong electrolytes are those electrolytes which can dissociate completely in their aqueous solution and form a large number of ions, and weak electrolytes are those electrolytes which dissociate partially and form less number of ions. So in case of strong electrolyte, we know that there are greater number of ions present in the solution. So we know if we have a strong electrolyte, so there will be more dissociation in the solution, and as a result there will be more ions, and due to more or greater number of ions the conductivity will be greater or conductance will be greater, both will be high. In case of weak electrolyte, if we talk about weak electrolyte, as I said, they dissociate very little, or they less dissociate. There is a less dissociation in it, so they form less number of ions. That's why their conductivity or conductance is less. Okay, तो I think it is clear कि जो strong electrolyte है उसकी जो कंडक्टिविटी है वो ग्रेटर होगी और जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है उसकी कंडक्टिविटी कम होगी, और इट इज ऑल ड्यू टू द डिसोसिएशन इन द सॉल्यूशन, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ आयंस इन द सॉल्यूशन. ओके, लेट्स कम बैक टू द सेकंड फैक्टर इज आयंस, साइज ऑफ आयंस. एक्चुअली साइज ऑफ आयंस को आप यूं समझे कंडक्टेंस ऑफ अनहाइड्रेटेड आयंस एंड कंडक्टेंस ऑफ हाइड्रेटेड आयंस. इन दो तरह के आयंस की बात करेंगे हम. देखिए, हाइड्रेटेड आयंस वो होते हैं जो वाटर से सराउंडेड होते हैं, अनहाइड्रेटेड वो हैं जिनमें वाटर मॉलिक्यूल्स चारों ओर से उसको सराउंड नहीं किया हुआ है. ठीक है, अब मेरी बात को गौर से समझना. हम यहाँ कह रहे हैं कि कंडक्टेंस ऑफ अनहाइड्रेटेड यानी जिसमें वाटर मॉलिक्यूल नहीं है या जिसका सॉल्वेशन नहीं हुआ है, तो वो जो आयंस हैं उनकी कंडक्टिविटी आयंस के साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है. मतलब ये हुआ कि आयंस का साइज जितना छोटा होगा उसकी कंडक्टिविटी उतनी ही ज्यादा होगी. एक एग्जांपल से समझते हैं. देखिए, हमें पता है एल्कलाइन मेटल आयंस कौन कौन से होते हैं हमारे पास. लिथियम प्लस आयन, सोडियम प्लस आयन, रुबेडियम प्लस आयन, सीजियम पॉजिटिव आयन. अब आप अगर देखें इसमें साइज, तो साइज हमें पता है व्हेन वी गो डाउन इन पीरियोडिक टेबल, when we go down in periodic table in a group, so what happens, the size of element increases, so the ions, तो यहाँ ions का जो size है वो भी क्या होगा, increase होगा. तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि लिथियम आयन से बड़ा साइज सोडियम का है, रुबेडियम हैज लिटिल बिट ग्रेटर साइज एंड सीजियम इज अ हाईएस्ट साइज. तो यहाँ पर अगर मैं कंडक्टिविटी की बात करता हूँ तो मैंने कहा साइज इंक्रीज होने पर कंडक्टिविटी डिक्रीज होगी. अनहाइड्रेटेड, क्योंकि इनमें वाटर मॉलिक्यूल ऐड नहीं है, ध्यान रखना, तो इनकी कंडक्टिविटी का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सबसे ज्यादा कंडक्टिविटी लिथियम की, उससे कम सोडियम की, उससे फिर रुबेडियम, देन सीजियम. ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखना, ये हम क्या बता रहे हैं, कंडक्टिविटी ऑफ अनहाइड्रेटेड हाइड्रेटेड आयंस. ओके, अब अगर हम बात करते हैं कंडक्टेंस ऑफ हाइड्रेटेड आयंस के बारे में, तो हाइड्रेटेड आयंस के अंदर बेटा आप देख सकते हैं कि इन्हीं को मैं हाइड्रेट कर देता हूं, लेकिन इस चीज को समझना अच्छी तरह से. एक्चुअली होता क्या है कि अगर हम हाइड्रेटेड आयन की बात करते हैं तो ध्यान रखना कि साइज ऑफ आयन जो है अगर वो डिक्रीज होता है, पॉजिटिव आयन की बात कर रहा हूं मैं, तो ध्यान रखना उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी, ठीक है ना, उस पर पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है. और जितनी ज्यादा पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी होगी तो उसका हाइड्रेशन उतना ही ज्यादा होगा या सॉल्वेशन उतना ज्यादा होगा.
तो हाइड्रेशन ज्यादा होने से, जैसे लिथियम का साइज हमें पता है बहुत छोटा है, ठीक है, लिथियम प्लस साइज सबसे छोटा है, लेकिन जब इसका हाइड्रेशन होगा तो वाटर मॉलिक्यूल इसको चारों तरफ से इस तरह से सराउंड कर लेंगे, और ये वाटर मॉलिक्यूल से सराउंडेड होने की वजह से अब इसका साइज सबसे बड़ा हो जाएगा। यानी जो आयन सबसे छोटा था, हाइड्रेशन के बाद उसका साइज सबसे बड़ा हो गया है, और जितना बड़ा साइज होगा उसको मूव करने में उतनी प्रॉब्लम आएगी सॉल्यूशन में, तो यहाँ पर उसकी कंडक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी। तो अब ये जो ऑर्डर आना चाहिए, ध्यान रखें, कंडक्टेंस ऑफ हाइड्रेटेड आयन विल बी, यहाँ कहा है कि इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज। तो जिसका साइज बड़ा था आयन का उसका हाइड्रेशन कम हुआ, और जिसका साइज छोटा था उसका हाइड्रेशन ज्यादा हुआ। जिसका हाइड्रेशन ज्यादा हुआ इसका साइज और ज्यादा बढ़ गया। तो यहाँ ऑर्डर रिवर्स हो जाता है। ध्यान रखें कि लिथियम की कंडक्टिविटी यहाँ सबसे कम है, लिथियम आयन, सोडियम की कंडक्टिविटी उससे ज्यादा है, रुबेडियम देन ग्रेटर है इससे भी, और देन सीजियम आयन। ठीक है, ये अनहाइड्रेटेड आयन है। ठीक है, कंडक्टिविटी फॉर अनहाइड्रेटेड आयंस, अनहाइड्रेटेड आयंस के लिए कंडक्टिविटी देखी होंगे। आई होप इट इज क्लियर। कम बैक टू द नेक्स्ट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड विस्कोसिटी। देखिए सॉल्वेंट का नेचर कैसे इफेक्ट करता है, बिल्कुल सिंपल है। हमें पता है कि सॉल्वेंट जो होते हैं, समझना बेटा, दो तरह के होते हैं, एक तो होते हैं पोलर और एक होते हैं नॉन पोलर। पोलर सॉल्वेंट उसे कहते हैं जिनमें पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट होता है। ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव पोल्स होते हैं, उन्हें हम पोलर कहते हैं। वाटर एक पोलर सॉल्वेंट है। आयंस में पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस होते हैं, मतलब इलेक्ट्रोलाइट में पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस होते हैं। तो अगर आप किसी इलेक्ट्रोलाइट को पोलर सॉल्वेंट में डिसोल्व करते हैं तो पोलर सॉल्वेंट उसके साथ इंटरेक्शन करता है और आयंस को सेपरेट करने में, एक दूसरे से अलग करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो ध्यान रखें, पोलर सॉल्वेंट जो है वो इलेक्ट्रोलाइट के डिसोसिएशन को बढ़ाता है, और जब इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन बढ़ेगा तो नेचुरल नंबर ऑफ आयंस भी ज्यादा बनेंगे और कंडक्टिविटी भी ज्यादा बनेगी। तो यहाँ पर हम वही चीज देख रहे हैं कि अगर हम नेचर ऑफ सॉल्वेंट की बात कर रहे हैं तो नेचर ऑफ सॉल्वेंट में हमने कहा डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीज होता है पोलर मीडियम में, और इसी वजह से कंडक्टिविटी भी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, लेकिन अगर हम नॉन पोलर की बात करें तो डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट जो है वो डिक्रीज हो जाता है इन नॉन पोलर मीडियम, और इसलिए उसकी कंडक्टिविटी भी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। एक एग्जांपल से समझ सकते हैं हम इसे, जैसे सपोज वी हैव NaCl। ठीक है, NaCl इज अ आयनिक कंपाउंड। अब NaCl को अगर मैं वाटर में दो चीजों में डिसॉल्व करता हूं, देखो, एक तो वाटर में डिसॉल्व करता हूं और एक नॉन पोलर CCl4 में डिसॉल्व करता हूं, तो हमें पता है कि वाटर एक पोलर सॉल्वेंट है, दिस इज पोलर सॉल्वेंट एंड दिस इज नॉन पोलर। तो एक बार बताएं किस में इसका डिसोसिएशन ज्यादा होगा, वाटर में ज्यादा डिसोसिएट होगा। तो NaCl जब वाटर में है तो ज्यादा कंडक्टिविटी शो करेगा इन कंपैरिजन टू CCl4। अगर वो CCl4 में हो तो उसके कंपैरिजन में वाटर में ज्यादा कंडक्टिविटी शो करेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात आती है कंडक्टिविटी ऑफ आयंस इन सॉल्यूशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू विस्कोसिटी। विस्कोसिटी आप ये देख सकते हैं कि किसी भी लिक्विड में जो फ्लो करने की टेंडेंसी को रेसिस्ट करता है वो विस्कोसिटी है। अगर विस्कोसिटी हाई है दैट मींस वो जो सॉल्यूशन है या वो जो लिक्विड है हमारे पास उसका फ्लो जो है वो क्या होगा, फास्ट, स्लो होगा। ठीक है, वो ज्यादा गाढ़ा होगा। मतलब विस्कोसिटी आप ये समझ सकते हैं जितनी ज्यादा विस्कोसिटी उतना गाढ़ापन होगा। तो विस्कोसिटी जिस सॉल्यूशन की ज्यादा है उसमें आयंस का मूवमेंट स्लो हो जाता है। भीड़ भाड़ वाली जगह में अगर हम कोई गाड़ी लेकर के जाते हैं तो नेचुरल है हमारी गाड़ी स्लो चलेगी, लेकिन वही चीज अगर हम खुली रोड पर जाएं जहां भीड़ भाड़ कम हो, हम कहें विस्कोसिटी कम हो, तो वहां फास्टली मूव करेंगे। तो ध्यान रखें आयंस जो होते हैं वो लेस विस्कोसिटी में फास्टली मूव करते हैं। तो यही हम कह रहे हैं कि कंडक्टेंस ऑफ आयंस इन सॉल्यूशन वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है विस्कोसिटी ऑफ सॉल्वेंट। अगर सॉल्वेंट की विस्कोसिटी हाई हुई तो कंडक्टिविटी उसमें आयंस की कम हो जाएगी। नेक्स्ट आता है कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स में आप ये देखें कि अगर आपके पास में यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ आयंस ज्यादा हैं, ठीक है ना, यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ आयंस ज्यादा हैं और आयंस ही चार्ज की फॉर्म में मूव करते हैं, तो नेचुरल है कंडक्टिविटी ज्यादा होगी। बाकी इसके बारे में डिटेल में इसी चैप्टर में हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है ना, इफेक्ट ऑफ कंडक्टिविटी
इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन कंडक्टिविटी। तो उसमें हम कंसंट्रेशन और डाइल्यूशन दोनों के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी पर। ठीक है, तो अभी तो आप इतना समझ लें कि जब नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज करेंगे, कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे इलेक्ट्रोलाइट की, तो आपके पास यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ आयंस बढ़ जाएंगे, तो नेचुरल है उसकी कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी पर इफेक्ट पड़ेगा, इंक्रीज होगी। आगे अगर हम चलते हैं टेम्परेचर का इफेक्ट देखते हैं। तो टेम्परेचर अगर मैं बढ़ाता हूं तो मुझे पता है सॉल्यूशन में जो इलेक्ट्रोलाइट है उसका डिसोसिएशन बढ़ेगा, क्योंकि एक्चुअली टेम्परेचर एक एनर्जी प्रोवाइड करता है जो कि आयंस के बीच, इलेक्ट्रोलाइट में आयंस के बीच का जो अट्रैक्शन फोर्स है उसको ओवरकम कर लेता है और वो बॉन्ड ब्रेक हो जाता है और आयंस फ्री हो जाते हैं, तो नंबर ऑफ आयंस भी बढ़ जाएंगे, और जब नंबर ऑफ आयन इंक्रीज होंगे तो नेचुरल है कंडक्टिविटी भी इंक्रीज हो जाएगी। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा कि किस तरह से डिफरेंट फैक्टर्स कंडक्टिविटी और कंडक्टेंस को इफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में फिर देखते हैं अपन आगे। In this video, we will try to find out the conductance, conductivity and molar conductivity through an experiment। ठीक है, तो यहाँ हम एक्सपेरिमेंट की हेल्प से भी कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस और मोलर कंडक्टिविटी फाइंड कर सकते हैं किसी सॉल्यूशन की, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की। देखिए, इसकी कंडक्टिविटी या कंडक्टेंस को फाइंड करने के लिए जो हमारे पास बेसिक प्रिंसिपल है वो है व्हीट स्टोन ब्रिज। एक्चुअली व्हीट स्टोन ब्रिज जो है उसमें यहाँ एक सिंपल सा मैं डायग्राम बनाया इसके प्रिंसिपल को एक्सप्लेन करने के लिए। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर 4 रेजिस्टेंस लिए हैं, R1, R2, R3 एंड R4, और बीच में मैंने यहाँ गैल्वेनोमीटर यूज में लिया है। इसमें एक रेजिस्टेंस जो है वो अननोन वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है, ये नोन रेजिस्टेंस होता है, और R3 और R4 जो है इज द रेजिस्टेंस ऑफ वायर। ठीक है, एक स्केल पर वायर होता है उसका रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पर इसके अंदर हम एक नल पॉइंट डिक्टेट करते हैं, फाइंड करते हैं, और उस नल पॉइंट के टाइम पर, जिसे हम बैलेंस पॉइंट भी कहते हैं, इन रेजिस्टेंस का जो रेशियो होता है वो R1 अपॉन R2 इक्वल्स टू R3 अपॉन R4 होता है। ये प्रिंसिपल आप फिजिक्स में भी आपको देखने को मिलता है, व्हीट स्टोन ब्रिज, लेकिन यहाँ हम केमिस्ट्री में थोड़ा सा इसको चेंज्ड वे में स्टडी करेंगे। देखिए, यहाँ पर हमने एक डायग्राम बनाया है जो हमने व्हीट स्टोन ब्रिज की फॉर्म में बनाया है, और इस एक्सपेरिमेंट की हेल्प से हम सॉल्यूशन का कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी फाइंड करने की कोशिश करेंगे। अब देखिए, इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे कि जब इस एक्सपेरिमेंट से हम कंडक्टिविटी को फाइंड करने की कोशिश करते हैं तो हाउ मेनी प्रॉब्लम्स वी फेस। एक्चुअली वी फेस सम प्रॉब्लम्स लाइक कंडक्टिविटी को मेजर करने के लिए, क्योंकि हम सॉल्यूशन ले रहे हैं, तो सॉल्यूशन को आप डायरेक्ट वायर से कनेक्ट नहीं कर सकते, उसको कनेक्ट करना पॉसिबल नहीं है। आप सॉल्यूशन में वायर कैसे कनेक्ट करेंगे? ठीक है, तो उसके लिए, इस प्रॉब्लम को रिसॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक कंडक्टिविटी सेल काम में लेते हैं। तो इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने कंडक्टिविटी सेल काम में लिया है। इस कंडक्टिविटी सेल में हमारे पास में वी हैव टू इलेक्ट्रोड्स मेड अप ऑफ प्लेटिनम वायर कवर्ड विद ग्लास। ठीक है, ग्लास से कवर्ड 2 प्लेटिनम वायर है, इनके एंड में आपको प्लेटिनम ब्लैक प्लेटिनम फॉइल मिल जाएगी, और इन इलेक्ट्रोड्स को मैंने डिप किया हुआ है सॉल्यूशन में, उस सॉल्यूशन में जिसकी कंडक्टिविटी मुझे फाइंड करनी है। ठीक है ना, तो ध्यान रखना, ये जो सॉल्यूशन है ऑफ अननोन कंडक्टिविटी, अननोन कंडक्टिविटी वाला हमारे पास में ये सॉल्यूशन है। तो ये पहली प्रॉब्लम आपको समझ में आ गई। मैंने क्या कहा कि अगर हम वायर्स को डायरेक्ट सॉल्यूशन में कनेक्ट करें तो पॉसिबल नहीं है, तो इसके लिए हमने क्या किया, एक सेल ही बना दिया, जिस सेल को हम कंडक्टिविटी सेल कह रहे हैं, और उस कंडक्टिविटी सेल के अंदर हमने उस सॉल्यूशन को फिल किया हुआ है जिस सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी हमें फाइंड करनी है। ठीक है, नंबर 1 हो गया। नंबर 2, सेकंड क्या है कि जब आप सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी फाइंड करते हैं तो जनरली ये जो मैं बता रहा था व्हीट स्टोन ब्रिज, इसमें हम लोग क्या करते हैं, डीसी करंट का फ्लो करते हैं। तो डीसी करंट की एक खास बात होती है कि जब आप उसे किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर पास करेंगे तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उनका डिसोसिएशन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और डिसोसिएशन स्टार्ट होने से वो जो आयंस हैं वो इलेक्ट्रोड्स के पास ज्यादा कलेक्ट हो जाएंगे, इसको हम पोलराइजिंग इफेक्ट भी कहते हैं। ठीक है, तो ये पोलराइजिंग इफेक्ट हो जाएगा।
तो इस इफेक्ट से बचने के लिए हमें सॉल्यूशन तो चाहिए। तो सॉल्यूशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, सॉल्यूशन के लिए हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर डीसी की बजाय एसी करंट काम में लेते हैं। ठीक है, एसी ऑल्टरनेट करंट काम में लेते हैं, वो भी ऑडिबल रेंज का, कि अगर मैं उसको किसी ईयरफोन में से पास करूं तो ईयरफोन जो है वो साउंड प्रोड्यूस करे और उससे हमें पता चल जाए कि उसमें करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या किया है, डीसी की बजाय एसी करंट काम में लिया है। वहां हमने डीसी करंट काम में लिया था, या मैं एसी करंट काम में ले रहा हूँ। ठीक है, अब एक प्रॉब्लम और आती है, जैसे हमने कहा था उसमें तो हम लोग क्या कर रहे थे कि गैल्वेनोमीटर काम में ले रहे थे। ठीक है, एसी में हम लोग क्या करते हैं, गैल्वेनोमीटर वर्क नहीं करता है एसी करंट में, तो हम उसके लिए गैल्वेनोमीटर की जगह हम यहाँ हेडफोन काम में लेंगे, और हेडफोन या ईयरफोन जो है वो साउंड प्रोड्यूस करेगा, और साउंड प्रोड्यूस करने पर हम जब बैलेंस पॉइंट फाइंड करने की कोशिश करेंगे, जब ये रेशियो इक्वल हो जाता है तो उस समय करंट का फ्लो बंद हो जाता है, और जैसे ही करंट का फ्लो बंद होगा तो नेचुरल है कि ये जो हमने हेडफोन लगाया है इसमें आवाज आना भी बंद हो जाएगा। ठीक है, और हम समझ जाएंगे कि यहाँ पर ये बैलेंस पॉइंट आ गया है, हमारे पास नल पॉइंट आ गया है। और उस नल पॉइंट के टाइम पर क्या होगा कि यहाँ पर ये जो रेजिस्टेंस है, ध्यान रखना इसको, जैसे हम आर कह रहे हैं, ठीक है, वो R1 और R2 की तरह बिहेव करेगा। दिस इज R1, दिस इज R2, ऐसे भी ले सकते हैं, दिस इज R3 वायर एंड दिस इज R4। ठीक है, ये तो अननोन रेजिस्टेंस जो है उसको R1 मान लें, इसको R2 मान लें, इसको R3, मतलब A से D तक का डिस्टेंस R3, और D से C तक का जो डिस्टेंस है वायर का वो R4 है। ओके, तो चार रेजिस्टेंस हो गए। अब ये चारों रेजिस्टेंस जब बैलेंस पॉइंट आएगा, ठीक है, ब्रिज का जो बैलेंस पॉइंट आएगा, तो उस टाइम पर क्या होगा कि ये चारों के चारों पॉइंट जो है, चारों जो रेजिस्टेंस है, ये एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, इनका रेशियो इक्वल हो जाएगा एक दूसरे के। ठीक है, और उस समय इसके अंदर ध्यान रखना, एक काम और करते हैं हम लोग, ये पॉइंट ऐसे नहीं मिलता है हमको नल पॉइंट, हम लोग क्या करते हैं हेडफोन लगा करके और यहाँ रेजिस्टेंस को चेंज करते जाते हैं, और ये जो हमारे पास स्लाइडिंग की है इसकी हेल्प से इसको स्लाइड कराते हैं इस वायर के ऊपर। जो ए से सी जो हमने बनाया है ये हमारे पास वायर है, कंडक्टिंग वायर। ठीक है, और आप जब इसको स्लाइड करेंगे तो स्लाइड करके हेडफोन की आवाज सुनेंगे, और जब हेडफोन की आवाज जो है वो आपको मिनिमम सुनाई दे या फिर सुननी बंद हो जाए, तो हम समझ जाएंगे कि इसमें करंट फ्लो होना बंद हो गया है, और यही बैलेंस पॉइंट या नल पॉइंट है। ठीक है, उस नल पॉइंट पर हमने कहा कि यहाँ पर ये R1, R2, R3, R4 इक्वल हो जाएंगे। अब R1 हम किसको मान रहे हैं, इस अननोन रेजिस्टेंस को ले रहे हैं। ठीक है, सॉरी, नॉन रेजिस्टेंस को ले रहे हैं। नॉन रेजिस्टेंस, इसमें एक रेजिस्टर बॉक्स रखते हैं हम लोग, उसमें अलग अलग रेजिस्टर चेंज, रेजिस्टेंस चेंज करके हम देखते हैं। और रेजिस्टेंस एक्स जो है वो आपके पास में, ये जो सॉल्यूशन है इसका रेजिस्टेंस है, इसको मैं एक्स कंसीडर कर रहा हूँ, जो हमें फाइंड करना है। ध्यान रखना, हमें एक्स फाइंड करना है। एक्स क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ सॉल्यूशन इन कंडक्टिविटी सेल, ये हमें फाइंड करना है। रेजिस्टेंस ऑफ वायर एडी, तो ये एडी वायर का रेजिस्टेंस R3, और डीसी वायर का जो रेजिस्टेंस है वो R4 हो गया है। तो अब इसकी जगह मैं, रेजिस्टेंस ऑफ वायर की जगह डायरेक्ट मैं लेंथ लिख देता हूँ, क्योंकि ध्यान रखना हमें पता है रेजिस्टेंस जो होता है किसी वायर का वो उसकी लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ हम लोग क्या कर रहे हैं कि रेजिस्टेंस ऑफ वायर एडी की जगह लेंथ एडी लिख देता हूँ, और रेजिस्टेंस ऑफ वायर सीडी की जगह लेंथ सीडी लिख दिया है मैंने। तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा। अब हमें एक्स फाइंड करना है, जैसे मैंने कहा, तो रेजिस्टेंस एक्स को मैंने बाहर ले लिया है। ठीक है, अब आपके पास क्या बच गया, आर डॉट सी डी अपॉन ए डी बच गया। अब सी डी भी हम इससे फाइंड कर सकते हैं, मेजर करके स्केल के ऊपर होता है ये वायर। एडी को भी हम फाइंड कर सकते हैं। आर जो है हमारे पास ये रेजिस्टेंस बॉक्स में से निकाला हुआ रेजिस्टेंस है, तो इसको देख करके हमें पता चल जाएगा कि आर की वैल्यू क्या है। अब ये तीन वैल्यू अगर आपको पता है तो ऑब्वियसली आप एक्स फाइंड कर सकते हो। एक्स क्या है, सॉल्यूशन का रेजिस्टेंस जो अननोन है। तो सॉल्यूशन का रेजिस्टेंस आ गया हमारे पास। अब सॉल्यूशन का रेजिस्टेंस आने के बाद मुझे इससे कंडक्टेंस फाइंड करना है। तो कंडक्टेंस का फॉर्मूला देखो क्या होता है, कंडक्टेंस का फॉर्मूला होता है कंडक्टेंस G इक्वल्स टू 1 अपॉन R, 1 अपॉन रेजिस्टेंस। तो यहां से G आ जाएगा हमारे पास, कंडक्टेंस आ जाएगा, इसका रेसिप्रोकल कर लेंगे तो। और अगर कंडक्टेंस आ गया तो हम कंडक्टिविटी फाइंड कर सकते हैं। कंडक्टिविटी कप्पा इक्वल्स टू G इंटू जी स्टार। जी स्टार क्या चीज है यहाँ पर, जी स्टार जो है बेटा, इसको ध्यान रखना क्या कहते हैं, सेल कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है ना, जो हमने यहाँ कंडक्टिविटी सेल लिया है, इस हर एक सेल का एक अपना कांस्टेंट होता है। ठीक है ना, सेल कांस्टेंट फिक्स होता है। जैसे जो जी स्टार होता है, जी स्टार इक्वल्स टू एल अपॉन ए होता है। तो इसकी लेंथ जो है हमारे पास में, ये हमारे पास ये इलेक्ट्रोड्स रखे हुए हैं, इनके बीच का डिस्टेंस है एल, और ए जो है इनका सरफेस एरिया होता है। ठीक है, क्रॉस सेक्शन एरिया।
तो उससे हमारे पास में जी स्टार आ जाता है। तो ये कांस्टेंट वैल्यू है, तो जी स्टार में पता है, जी हमने फाइंड कर लिया, तो कप्पा आ जाएगा हमारे पास। या अगर जी विथ से भी नहीं फाइंड करना चाहिए तो डायरेक्ट आप रेसिस्टेंस से भी फाइंड कर सकते हैं, 1/x इंटू जी स्टार। ठीक है। अब कप्पा एक बार अब अगर हमने फाइंड कर लिया, तो आफ्टर गेटिंग द वैल्यू ऑफ कप्पा, मोलर कंडक्टिविटी जो है कैन बी कैलकुलेटेड, उसको कैलकुलेट किया जा सकता है। अब मोलर कंडक्टिविटी किसके इक्वल है, कप्पा मल्टीप्लाइड बाय 1000 डिवाइडेड बाय एम। एम क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन हमें इस सॉल्यूशन की पता होती है। ठीक है। तो आपको ये पता चल गया कि किस तरह से व्हीट स्टोन ब्रिज की हेल्प से हम किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, ये टॉपिक आपको अच्छी तरह समझ में आ गया। यस।